एक पल सुख तो अगला पल दुख, शायद यही ही हमारे जीवन की एक विडंबना है। और ऐसी ही एक विडंबना की स्थिति बनी हुई है, 5 तारीख को बनने जा रही है, जो आपके अष्टम भाव पर बनेगी। जी हाँ, प्रारंभ होने वाला है एक चंद्र ग्रहण का योग। ये चंद्र ग्रहण कितना ज़्यादा प्रभावी होगा आपके जीवन पर, इसी पर यहाँ पर चर्चा हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन में पंचम भाव का स्वामी है, जो आपकी बुद्धि विद्या का भाव का स्वामी हो गया, आपके निवेशों का स्वामी हो गया। साथ में अष्टम भाव जो कि जीवन में स्वयं परिवर्तन का कारक होता है। इसी भाव पर ही नहीं, ये सीधे सीधे इफेक्ट डालेंगे आपके द्वितीय भाव पर, जो कि धन भाव है। वास्तव में इसका क्या प्रभाव होगा, इसे हम क्रमशः जानेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो में ध्यान से बने रहेगा। आप ध्यान देंगे कि यदि आपका जन्म लग्न मीन है, तब इसे आप मीन लग्न के आधार पर देखेंगे, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको आपका जन्म लग्न ज्ञात न हो, तो उस स्थिति में आप इसे मीन राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक 5 मई 2023 को एक उपज छाया चंद्र ग्रहण इस ब्रह्मांड में घटित होगा। इसे एक भौगोलिक घटना माना जाता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। विशेष तौर पर इसका जो प्रभाव होगा वो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। परंतु हमारे भारत में इसका उपज छाया पड़ रहा है, एक छाया पड़ेगा, इसलिए इसकी धार्मिक मान्यता नहीं होगी। किसी प्रकार से सूतक पातक इत्यादि इस योग के कारण नहीं होगा। परंतु हाँ, आपके जीवन पर, आपके राशि पर, आपके लगन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा हम अभी इस वीडियो में जान पाएंगे। कब तक इसका प्रभाव रहेगा, दूसरा ये जान पाएंगे। तीसरा, कौन से उपाय से इस कुयोग को हम सुयोग में बदल सकते हैं, इसको हम जान पाएंगे। आइए एक एक करके प्रारंभ करते हैं। ठीक वो दिन होगा जब 4 मई 2023 का सुबह का समय होगा, 9:10 का वो समय है, जब चंद्रमा आपके जीवन के सप्तम भाव से निकल करके वो अष्टम भाव पर प्रविष्ट होंगे। ऑलरेडी पहले से इस भाव पर केतु देव विद्यमान है। केतु देव स्वयं एक त्याग के ग्रह माने गए हैं, एक ब्रह्मचारी माने गए हैं, हमारे जीवन में वो छाया के ग्रह माने गए हैं। अब ऐसे छाया कारक ग्रह के साथ में मिल जाएंगे आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा और केतु दोनों मिल करके यहाँ पर चंद्रमा कब तक रहेंगे, तो चंद्रमा 4 तारीख के 9:10 प्रातः से लेकर के 6 मई 2023 के दोपहर 3:12 तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये जो 2.5 दिन, सवा 2 दिन, 2.5 दिन का समय होगा, वो संपूर्ण समय आपके लिए ग्रहण काल का होगा। वास्तव में इसका ग्रहण काल का प्रभाव कब तक रहेगा, इससे भी आप जान पाएंगे। पहले हम समझते हैं इस भाव के फल को। ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट के लिए आप छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। तो अब हमारे लगन से 8वें भाव पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डिप्रेशन की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बढ़ जाएगी। डिप्रेस हो जाएगा मन, कोई ना कोई जीवन में ऐसा महसूस होने लगेगा कि रुकावटें बनी हुई हैं, हम उस रुकावटों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक ऐसी समस्या का हमें सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक होने के कारण सबसे ज़्यादा आपका मन यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है, मन को प्रभावित यहाँ पर चंद्रमा कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं, तो जहाँ पर 4 नंबर लिखा है उस भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं, क्योंकि 4 नंबर मेष, वृष, मिथुन, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। अब आपके पंचम भाव के स्वामी को चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके मन पर ग्रहण लग रहा है, क्योंकि मन जो पंचम भाव होता है ये हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। तो हमारे बुद्धि पर ग्रहण लग जाना मतलब इस समय पर सर्वाधिक आपको जो नियंत्रण रखने की बात है वो ये है कि अपने जो आपके निर्णय हैं उन निर्णयों को आप बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि पंचम भाव का ही हमारा निर्णय है। तो हमारे निर्णय कहीं हो सकता है कि हम कोई ऐसे डिसीजन ना ले लें जिससे हमें आगे चल के कोई नुकसान हो जाए या परेशानियां आ जाएं। दूसरी बात ये है, यही जो लोग शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, जो लोग डीप वर्क कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, उन्हें तो यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि क्योंकि ये भाव ही चंद्र ग्रहण का योग है। पंचमेश जब अष्टम भाव में जाते हैं तो रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ समस्याएं उन्हें भी इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर मन डिस्टर्ब हो सकता है कि मन ज़्यादा भटकने लगे, पढ़ाई में कम और बाहरी संसाधनों में हमारा मन जो है वो ज़्यादा जाने लगे। इस बात को आपको समझना है। संतान भाव भी यही है, इसलिए संतान संबंधी चिंता यहाँ पर स्वाभाविक है।
यदि आपके संतान नहीं हैं तो संतान होने की चिंता, और यदि संतान हैं तो उनके सुनियोजित ढंग से कार्य करने की चिंता, उनके पढ़ाई की चिंता, उनके करियर की चिंता आपको सता सकती है। यही भाव, पंचम भाव ही आपके शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि हैं। इसलिए शेयर मार्केट इत्यादि पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निवेश इस टाइम पर करने से बचना है। कब तक, अभी आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में कहाँ पर पड़ रहा है, एक और दृष्टि पड़ेगी इनकी। तो सातवीं दृष्टि किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो यहाँ से चंद्रमा और केतु दोनों की सातवीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ रही है। दूसरा घर अर्थात आपका धन, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, इस भाव पर ग्रहण की दृष्टि। तो बैंक बैलेंस को थोड़ा ध्यान देना होगा, आपके आर्थिक क्षमताओं पर ध्यान देना होगा। पैसे बहुत सोच समझकर इस समय पर खर्च करने हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है, किसी को पैसा देना और किसी से पैसे लेने, ये दोनों ही थोड़ा रिस्क कारक हो सकता है। तो आर्थिक स्थिति पर यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला है, इसलिए सोच समझकर अपना धन व्यय करेंगे आप। दूसरा, यही वो भाव होगा जो आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है। तो हो सकता है कुटुंब में कोई अशांति का माहौल क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वाणी भाव भी आपका दूसरा ही भाव है। तो इससे सेकंड हाउस पर इसकी दृष्टि आपके वाणी को अनियंत्रित कर सकती है। आपकी वो नहीं है, लालसा नहीं है कि मैं किसी को बुरा, मतलब दिल से आप किसी को बुरा बोलें, ये आपका मनसा नहीं रहेगा। परंतु हो सकता है कि आपने किसी को कुछ बोला और सामने वाले ने उससे गलत मतलब निकाल करके आपसे बैर मोल ले लिया, और जिसके कारण आपके आपसी संबंधों में यहाँ खटास आने की संभावना है। तो कुटुंब में, आपके वाणी में और आपके पैसों में, इन सब पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है भाई, ध्यान से समझिएगा, कि ये इसका प्रभाव, ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव ये हमारे धन भाव पर, हमारे पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर कब तक रहेगा। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपको बता दें, उपज छाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका प्रभाव अधिकतम 8 दिनों तक आगामी रहेगा। तो अब मोटी मोटा मान ले 5 तारीख को, 5 मई को ये ग्रहण लग रहा है, मतलब सीधे सीधे 12 तारीख तक इस ग्रहण का प्रभाव आपको सर्वाधिक ज़्यादा देखने को मिलेगा। और किसे, जिसके कुंडली में, जन्म पत्रिका में जिसके चंद्रमा केतु को देखता हो या केतु चंद्रमा को देखता हो, उस कंडीशन में ये ज़्यादा हो जाएगा। या फिर केतु और चंद्रमा दोनों की युति हो, केतु की दृष्टि भी पड़ती होगी, मान लीजिए 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़े आपकी जन्म पत्रिका पर, तब आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी। अन्यथा इसका प्रभाव आपको मैक्सिमम 8 दिन तक और मिनिमम 2.25 दिन तक ही मात्र रहने वाला है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इस भाव पर प्रविष्ट कब हो रहे हैं, 4 तारीख को 4 मई को 9:10 सुबह प्रविष्ट होंगे, और कब तक रहेंगे, तो 6 तारीख के 3:12 दोपहर तक। बस इस अवधि में कोई बड़े डिसीजन से आपको बचना चाहिए, विशेष तौर पर धन संबंधी डिसीजन से आपको बचना चाहिए। विशेष तौर पर आपके शिक्षा संबंधी कोई डिसीजन है, आपके स्वयं के कोई निर्णय है, आपके संतान के संबंधी कोई निर्णय है, इन सब पर बच करके आप इस ग्रहण को यूं ही चला जाएगा। अब क्या ऐसा करें जिससे हम इस ग्रहण के योग को ज़्यादा शुभता में परिवर्तित कर सकें, इसे हम श्रेष्ठ बना सकें, अपने जीवन में ज़्यादा लाभान्वित प्राप्त कर सकें। आपको ज्ञात होगा कि हम सभी के लिए एक बहुत सटीक उपाय निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हमने सबसे अच्छा उपाय दिया है, चंद्र ग्रहण का जो समय होता है, तो इसी पूर्णिमा के दिन अर्थात 5 तारीख को ही भगवान चंद्र देवता के लिए आपको एक स्टील की कटोरी में अथवा चांदी की कटोरी यदि घर में है तो उसे प्रयुक्त कर सकते हैं, या फिर एक दोना पत्तल जो पत्ते से बना हो, प्लास्टिक या कागज का नहीं होना चाहिए, पत्तल में दूध, गाय का दूध भर लें, और न मिले तो फिर बाकी दूध चल जाए, लेकिन गाय का दूध ही शास्त्रों में कहा गया है। इसे आप चंद्रमा की तरफ देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र से आप भगवान चंद्र देवता को अर्घ दीजिए। इस अर्घ के देने से ही भगवान चंद्र देवता की कृपा और इस चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति आपको मिल जाती है। दूसरा जो सर्वाधिक सबसे उत्तम उपाय है वो देवाधिदेव महादेव की आराधना। कारण क्यों भाई हमने चंद्रमा को देवाधिदेव महादेव से जोड़ा, क्यों इस चंद्र ग्रहण को देवाधिदेव महादेव से, शिव शंकर से जोड़ा, आप ध्यान से समझिएगा। समुद्र मंथन का समय था जब भगवान नारायण ने राहु के सिर को छेदन कर दिया था, इसने विष पी लिया था। तो इन्हें बताया कौन था, तो राहु को बताने वाले थे चंद्रमा और सूर्य। तब राहु ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं अब हर समय तुम दोनों को मैं ग्रहण लगाऊंगा। तो ऊपर का भाग तो राहु बन गया, चूंकि ये कट गया था, और नीचे का भाग जो बना वो केतु बना।
अब यही राहु और केतु समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण करते हैं। सूर्य के साथ जब एक संग होते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, और चंद्रमा के संग जब एक संग होते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्रमा ने बड़े व्यथित मन से भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की और उनके शरण में जाकर के प्रार्थना किया कि हे महादेव, हे भोले भंडारी भगवान, आप मुझे इस केतु, इस राहु के प्रभाव से मुझे बचाइए, क्योंकि मैं बड़ा त्रासित हो रहा हूँ प्रभु। मुझे इस जगत में और कोई भी सहारा नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ आप ही सहारा नजर आते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने इसी चंद्रमा को उठा करके अपने मस्तक में धारण कर लिया। ससीनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम, अर्थात भगवान शंकर ने इसे अपना आभूषण बना लिया और अपने मुकुट पर स्थान दे दिया। तभी से भगवान शिव शंकर का नाम चंद्रशेखर, चंद्रमौली, शशांक इत्यादि नामों से भगवान को जाना जाने लगा। और साथ में इसी समय भगवान शंकर का एक नाम और पड़ा जिसका नाम था सोमेश्वर, सोमनाथ। और यही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी आप देखेंगे गुजरात में ये स्थापित है। तो इस प्रकार से भगवान शिव शंकर की पूजा। अब लिंग में जब आप जल या दूध चढ़ाते हैं तो जल जो है वो कारक होता है चंद्रमा का, दूध कारक होता है चंद्रमा का। तो चंद्र जनित जितने भी उपाय हैं भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से, भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, और साथ में उस चंद्रमा जनित जो कष्ट है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो इतने प्रभावी होते हैं। भगवान शिव के विषय में कहा गया है, भावी मेट सकत त्रिपुरारी। हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं हों, कितनी भी कष्ट हों, कितनी भी हमें उद्विग्नता हमारे मन में हो, इन सबको निराकरण करने के लिए एक भगवान भोलेनाथ है। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, हमारे भाल में दुर्भाग्य कितना भी भरा हो, भगवान शिव शंकर की कृपा जिस पर हो जाती है उसके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। और ऐसे ही सौभाग्य की वृद्धि, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल, शायद इसीलिए कहा जाता है। तीसरा और अंतिम उपाय है भगवान श्री गणनायक की पूजा। भगवान से माना जाता है कि माँ जगत जननी जगदम्बा की पूजा करने वाले को राहु का दोष नहीं पड़ता, और श्री गणपति के आराधा को केतु का दोष नहीं पड़ता। इसलिए केतु सदैव शांत रहते हैं गणपति जी की पूजा करने वाले पर। तो आप भगवान गणपति जी की ओम गंग गणपतये नमः बीज मंत्रों का उनका जाप कर सकते हैं, या फिर हरे हरे दूबी, जिसे दुर्वा कहते हैं, दूबी जो घास होता है हरा हरा, इसे उठा करके भगवान गणेश जी में अर्पण करें। ओम गंग गणपतये नमः 11 दूबी आप लीजिए और भगवान गणेश जी को अर्पण कीजिए। माना जाता है कि गणपति को सबसे ज़्यादा खुशी उसे दुर्वा घास अर्पण करने से होती है। दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, तो इतने मंगल कामनाओं को देने वाले भगवान गणनायक को जब दूबी चढ़ाई जाती है तो कृपा मिलती है। कैसे आपके जीवन से ये कुयोग से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपकी कुंडली में भी यदि ये चंद्र ग्रहण का दोष है तो कैसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मीन राशि मीन लगन के भाई बहन इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको समझ में आया, आपको सार्थक लगा, तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने का। मानो ऐसा लगता है हमें कि हाँ, हमारे कार्य को सराहा गया है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अनेक दिनों का प्रयास होता है हमारा, तब जाकर के ये सारे कैलकुलेशन निकाल के हम आपके समक्ष आ पाते हैं। और अभी तक यदि चैनल को आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके भरोसे, आपके प्रेम के भरोसे ही हम कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आते ही रहते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, आप सभी का जीवन जो है आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।